डायबिटीज मेलाइटिस, व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज मेलाइटिस? क्या होता है डायबिटीज मेलाइटिस? मैम ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, this is an endocrine disorder, commonly known diabetes mellitus, commonly known as diabetes, is a group of metabolic disorders characterized by high blood sugar level over a prolonged period of time resulting from the defects in insulin secretion, insulin action or both. तो इसमें क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, और किस वजह से हाई होता है? या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है सही से, या फिर अगर सिक्रीट भी हो रहा है तो वो एक्ट नहीं कर पा रहा है सही से। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। या इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है बॉडी में, सिक्रीट नहीं हो रहा है, या अगर वो सिक्रीट भी हो रहा है तो सही से एक्ट नहीं कर रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री है। कि अगर किसी की फैमिली में देर इज अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, फादर को है या मदर को है, तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि बच्चों को भी डायबिटीज मेलाइटिस हो। ओबेसिटी, ओबेसिटी ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस आप देखना तब होता है जब ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। रेस एंड एथनिसिटी, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन, इन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। एज मोर देन और इक्वल टू 45 ईयर्स, तो जो ज़्यादा 45 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं या 45 ईयर्स के होते हैं, उनमें ज़्यादातर डायबिटीज मेलाइटिस देखा जाता है। previously identified impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance। तो ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर पहले से ही देर इज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या फिर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है किसी का, तो तब आगे बढ़ के इट कैन लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर शुरू में ही मतलब बहुत दिनों से अगर किसी का जो है जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो नॉर्मल से हाई आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, तो तो वो आगे जाकर उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। या अगर उसका ग्लूकोज टॉलरेंस सही नहीं है तो आगे जाके उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। हाइपरटेंशन मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg, HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल less than or equal to 35 milligram per deciliter, triglyceride levels more than 250, more than or equal to 250 mg per deciliter। तो HDL लेवल अगर 35 से कम है तो हो सकता है, हाइपरटेंशन है तो हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल 250 mg per dl से ज़्यादा है तो हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस और डिलीवरी ऑफ बेबीज, डिलीवरी ऑफ बेबीज ओवर 9 LBS। अगर 9 पाउंड से ज़्यादा हैवी बेबी है और अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है तो तब भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन, 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है इसका, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। Type 1 diabetes mellitus is the non-insulin, type 1 diabetes mellitus is the insulin dependent diabetes mellitus, and type 2 is the non-insulin dependent diabetes mellitus। और एक और कंडीशन है दैट इज डायबिटीज mellitus associated with other conditions or syndrome। Now what is pre-diabetes? Pre-diabetes का मतलब होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब पेशेंट का फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ा हुआ तो आ रहा है पर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है कि आप उसको डायबिटीज मेलाइटिस में इंक्लूड करें।
ठीक है, आगे जब हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि डायबिटीज मेलाइटस में कितना ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए और प्री डायबिटीज में कितना ब्लड शुगर लेवल होता है। तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो है, प्री डायबिटीज में का मतलब वो है कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है पर इतना बढ़ा हुआ नहीं है कि हम उसको डायबिटीज मेलाइटस में कंसिडर करें। और प्री डायबिटीज जो है डाइट से कंट्रोल हो सकता है। इफ द पेशेंट इज टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, कार्ब फ्री डाइट, शुगर कम ले रहा है पेशेंट, तो प्री डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है और वो कंट्रोल भी नहीं कर रहा है जरा भी अपने ऊपर, तो दे विल बी अ टाइम कि जब पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? प्री डायबिटीज का मतलब होता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ा हुआ है, पेशेंट का इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, लेकिन उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम उसको डायबिटीज मेलाइटस में कंसिडर करें। और अगर ये जो पेशेंट होते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट्स, वो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं बाय डाइट। लेकिन अगर वो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करते, इवन बाय डाइट ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, तो ये हो सकता है कि आगे जाकर उनको फिर डायबिटीज मेलाइटस हो जाए। Pre-diabetes is a serious health condition where blood sugar levels are higher than normal but not high enough yet to be diagnosed as type 2 diabetes. समझ में आया प्री डायबिटीज क्या होता है? यस मैम। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ये जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी हम इसको बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज रिजल्ट फ्रॉम पैंक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स के लॉस होने की वजह से ये वाला डायबिटीज होता है वेयर द पैंक्रियाज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ठीक है, और ये जो डायबिटीज़ है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, पेशेंट नीड्स इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। एंड ये जुवेनाइल डायबिटीज़ इसलिए है क्योंकि ये 45 इयर्स के नीचे लोगों को होता है। The loss of beta cell is caused by an autoimmune response. तो कई बार बीटा सेल्स का लॉस जो है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। The cause of this autoimmune response is unknown. और कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बीटा सेल्स क्यों लॉस हो रहे हैं, और कई बार ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। Next is type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes begins with insulin resistance, a condition in which cells fail to respond to insulin properly. Now, in type 2 diabetes mellitus, the insulin is being produced by the body, लेकिन वो सही से cells तक नहीं पहुंच पा रहा. The cells are not able to respond to insulin properly. As the disease progresses, a lack of insulin may develop. और जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, a lack of insulin may develop. A lack of insulin may develop मतलब पेशेंट को सही से इंसुलिन नहीं मिल पाएगा, and this form previously referred to as non-insulin dependent diabetes mellitus. ये non-insulin dependent diabetes mellitus इसलिए है because the body is producing enough insulin
बट द सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दोस इंसुलिन, ठीक है। सेल्स जो है उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। और ये अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस है, अबव 45 इयर्स ऑफ एज में ही होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट एंड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। और ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उन लोगों को होता है जो ओबीस होते हैं और जो एक्सरसाइज नहीं करते। इज दैट क्लियर? टाइप 1 एंड टाइप 2। मैम टाइप 2 में जो सेल्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं बॉडी के इंसुलिन के लिए। हाँ, मतलब जो सेल्स हैं इट शुड टेक इंसुलिन, राइट। यस इंसुलिन मैम। अपने अंदर लेना है ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे। तो ये यस जो सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं हो पाते। इट डजंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। तो मैम इसमें प्रॉब्लम किस चीज में है मैम, इंसुलिन इंसुलिन में या फिर सेल्स में? सेल्स आर इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो मैम इंसुलिन में इसका मतलब, प्रॉब्लम, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। यस मैम। तो मैम इसका पर्टिकुलर रीजन है कोई कि सेल्स क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? सेल्स क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? यस मैम। सी, होता क्या है कि आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स पे। ये रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स पे जाकर चीज़ें या एंजाइम्स जाकर इन पे अटैच हो जाते हैं। बट हियर द हार्मोन इज नॉट अटैचिंग टू द रिसेप्टर्स। आइदर वो रिसेप्टर्स ब्लॉक है या फिर वो रिसेप्टर्स जो है उनका केमिकल चेंजेस हो गया है जिसकी वजह से एंजाइम जाके अटैच नहीं हो पा रहा है या हार्मोन जाके अटैच नहीं हो पा रहा है। और अगर हार्मोन अटैच नहीं होगा इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। समझ आ रही है बात? यस मैम। और ये चेंजेस जो है इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस आल्सो, कि जीन्स की वजह से भी ये चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। और ज़्यादातर यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है वो ओबेसिटी होता है। ज़्यादा ओबीस लोग या फिर ज़्यादा ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस दिखता है। यस मैम। तो मैम इसमें तो इंसुलिन बाहर से देने की फिर नीड नहीं होगी क्योंकि इंसुलिन तो इनफ बन ही रहा है। Diabetes is not being controlled by the oral hypoglycemic agents, then we have to give. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की वजह से डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यस मैम। बॉडी इंसुलिन तो बना रही है बट द सेल्स आर नॉट टेकिंग इट अप प्रॉपरली। आइदर कम मात्रा में ले रहे हैं, सब ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ले ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देते हैं पेशेंट को। स्टार्ट तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ही करते हैं इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। वी डोंट डायरेक्टली गिव इंसुलिन टू द पेशेंट। But if the patient is not able to maintain blood sugar level, अगर वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है ब्लड शुगर लेवल विद एनी ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, तो एट द एंड हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ओल्ड एज में जो इंसुलिन लेते हैं, दिन में 2-3 बार इंसुलिन लेते हैं, तब जाके उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus is the third main form and occurs when pregnant women without a previous history of diabetes develop high blood sugar levels.
तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है ये थर्ड फॉर्म है और ये तभी होता है जब प्रेग्नेंट विमेन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज डेवलप हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो जब कोई भी प्रेग्नेंट विमेन जिन्हें प्रीवियस हिस्ट्री है डायबिटीज की या नहीं है, उनको अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए तो तब हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे। ज्यादातर केसेस में देखो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिन्हें कभी भी डायबिटीज मेलाइटिस था ही नहीं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में हो गया डायबिटीज मेलाइटिस, तो देन इट इज नोन एज gestational diabetes mellitus. Is that clear? Yes, ma'am. Pregnancy many hormonal changes in the body जिन्हें आज तक डायबिटीज हुआ भी नहीं और प्रेगनेंसी में हो जाता है, तब हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। और ये चेंजेस की वजह से ही होता है, जो बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से ये होता है। और ज़्यादातर केसेस में जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हुई तो पेशेंट का डायबिटीज मेलाइटिस भी ठीक हो जाता है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. थ्री पीज होते हैं इसमें, साइन एंड सिम्टम्स में 3 पीज होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ये 3 पी होते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट या इंक्रीज्ड थर्स्ट, पॉलीफेजिया इंक्रीज्ड एपेटाइट। तो ज़्यादा पेशेंट को यूरिनेशन होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा भूख लगेगी। इसके साथ साथ पेशेंट का वेट लॉस होगा, फटीग, पेशेंट जल्दी थक जाएगा, सडन विजन चेंजेस, पेशेंट को सही से दिखाई नहीं देगा, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी हैंड और फीट में, स्किन लीजन्स दैट आर स्लो टू हील। अगर डायबिटीज मेलाइटिस कंट्रोल नहीं होता then the lesions will not heal properly. Recurrent infections, patient will have infections every now and then. Sudden weight loss, एकदम से पेशेंट का वेट लॉस होगा। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, तो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या करेंगे? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करेंगे। फास्टिंग का मतलब होता है पेशेंट शुड नॉट ईट एनीथिंग फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स की फास्टिंग। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हम कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स आफ्टर रिसीविंग ग्लूकोज, जिसको हम पोस्ट पैरेंडियल बोलते हैं। पोस्ट पैरेंडियल का मतलब होता है खाने के 2 घंटे बाद हम जो ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं उसको हम पोस्ट पैरेंडियल बोलते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक तरीके का टेस्ट होता है जहां हम पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल पहले हम फास्टिंग में चेक करते हैं, फिर उसको हम सोल्यूशन देते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन देते हैं। ग्लूकोज सोल्यूशन देकर फिर हम उसका फिर से टेस्ट करते हैं आफ्टर 2 आवर्स। सो दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एंड HbA1c, HbA1c हम पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल हम देखते हैं पेशेंट का, और उसको हम HbA1c टेस्ट बोलते हैं। और नॉर्मल लेवल इसका होता है 4 to 5.6%। अगर ज़्यादा है तो द patient's previous 3 months glucose level was high. Fasting normal for person without diabetes, नॉर्मल कितना होता है ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में? 70 to 99 या 70 to 110 भी हम ले सकते हैं। 70 to 1, हाँ मैम, ये जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है तो इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये मतलब बढ़ जाएगा देने के बाद से या फिर ऐसे, मतलब इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे? रिजल्ट कैसे देखते हैं?
हाँ मील के मतलब वो मील या ग्लूकोज देने के बाद, इसमें हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज देने के बाद पेशेंट की बॉडी टॉलरेट कर पा रही है उस ग्लूकोज को कि या नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसीलिए हम दोनों टेस्ट करते हैं। फास्टिंग में हो सकता है कि पेशेंट फास्टिंग में उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आए, लेकिन ग्लूकोज देने के बाद आफ्टर 2 आवर्स उसका ब्लड शुगर लेवल कितना आ रहा है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, हिज बॉडी इज नॉट एबल टू टॉलरेट ग्लूकोज। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो नॉर्मल फास्टिंग लेवल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन फास्टिंग कितना होता है? 70 to 99 mg per dl। 70 to 99 mg per dl, या फिर हम इसको 70 to 110 भी लेके चल सकते हैं, 70 to 110 mg per dl, ठीक है। ऑफिशियल एडीए रिकमेंडेशन फॉर समवन विद डायबिटीज, और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका कितना आएगा, 80 to 1 per dl। 2 आवर्स आफ्टर मील, मतलब पोस्ट पेरेंडियल नॉर्मल मैम कितना आपकी होना वॉइस चाहिए, ब्रेक लेस हो रही देन है। 140 mg। 2 hours after meal, am I audible? मैम अभी भी ब्रेक हो रही है? यस मैम। Okay. There are some network issues today. Just a minute. अब आ रही है आवाज सही से? यस मैम। अच्छा, अगर अभी ब्रेक हुई बीच में तो प्लीज मुझे बताना। ओके मैम। तो ब्लड शुगर लेवल 2 आवर्स आफ्टर मील, 2 आवर्स आफ्टर मील इट शुड बी लेस देन 140 mg पर dl। 140 से कम होना चाहिए। पोस्ट पेरेंडियल अगर हम किसी का ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं पोस्ट पेरेंडियल, सो इट शुड बी लेस देन 140 mg पर dl। HbA1c, HbA1c should be less than 5.7%। 5.7% से कम होना चाहिए HbA1c। Criteria for the diagnosis of diabetes mellitus. Symptoms of diabetes: random plasma glucose concentration equal or greater than 200 mg per dl। तो symptoms of diabetes plus random plasma glucose concentration equal or greater than 200 mg per dl। तो अगर प्लाज्मा ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है 200 mg पर dl या फिर 200 mg पर dl से ज़्यादा है, तो तब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस कंसिडर करेंगे। अब नॉर्मल रैंडम कितना होता है, 150 तक हम लेके चल सकते हैं। पोस्ट पेरेंटियल और रैंडम 80 to 150 या 80 to 140 तक हम ले लेते हैं पोस्ट पेरेंटियल और रैंडम को। और यहाँ पे क्या लिखा है, 200 mg पर dl से कम, सॉरी से ज़्यादा, 200 mg पर dl के जितना या 200 mg पर dl से ज़्यादा अगर है तब हम उसको डायबिटीज मेलाइटिस कंसीडर करते हैं। मतलब कि ये कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 160 जा रहा है रैंडम में, then it is not diabetes mellitus, it is pre-diabetes।
समझ में आ रही है बात? वो प्री डायबिटिक्स हुआ, पेशेंट इज अ प्री डायबिटिक पेशेंट, ही इज नॉट अ डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट। 200 mg पर DL से अगर ज्यादा उसका ब्लड शुगर जा रहा है तब हाँ हम उसको डायबिटिक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 160 आ रहा है या 170 आ रहा है तो तब हम उसको डायबिटिक कंसिडर नहीं कर सकते। We will only consider the patient as a pre-diabetic. Is that clear? Yes, ma'am. Fasting plasma glucose greater than or equal to 126 mg per DL. तो अगर किसी का फास्टिंग में प्लाज्मा ग्लूकोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg पर DL होता है, 126 mg, और नॉर्मल कितना है 70 to 110, तो 126 से ज़्यादा अगर किसी का हो रहा है तब हम उसको डायबिटीज कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर किसी का 115 है या 120 है तो तब हम उसको प्री डायबिटिक ही कंसिडर कर सकते हैं। पोस्ट पेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 200 या 200 से ज़्यादा होता है तब हम उसको डायबिटिक कंसिडर करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. असेसिंग द पेशेंट विद डायबिटीज, तो डायबिटीज अगर हमें असेस करना है पेशेंट का तो हम कैसे करेंगे? सिम्टम्स रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, तो सिम्टम्स रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मतलब क्या होता है कि हम पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उनके सिम्टम्स पूछेंगे और हम ये देखेंगे आर दी सिम्टम्स रिलेटेड टू डायबिटीज, जैसे कि पेशेंट को पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है और पॉलीयूरिया है, तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं? दीज आर रिलेटेड टू डायबिटीज। सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, frequency, timing, severity and resolution. Results of blood glucose monitoring, फिर हम उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। स्टेटस, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, अब हमें ये चेक करना है, हमने ये तो पता कर लिया कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज है, फिर डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं पेशेंट को या नहीं है, तो उसके लिए भी हम पेशेंट से सिम्टम्स पूछेंगे। जैसे हम पेशेंट से पूछेंगे कि उनको कहीं टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं होती, नमनेस तो नहीं होती, अगर नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है तो मतलब कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से नर्व डैमेज हो रही है। उनको यूरिनेशन में तो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो यूरिन सही से पास नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से किडनीज आर बीन अफेक्टेड। जेनिटो यूरिनरी एंड सेक्सुअल, many a times there is sexual dysfunction also for people having diabetes mellitus। जिन्हें डायबिटीज मेलाइटिस होता है उन्हें कई बार सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। ऑल्सो देर इज रिकरेंट यूटीआई भी होता है, या अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं पेशेंट को। ब्लैडर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में, मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA एंड हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलैरिटी सिंड्रोम। तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर विल बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स ऑल्सो, पेशेंट को नॉसिया वॉमिटिंग भी होता है, तो अगर वो है तो पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होंगे। कार्डियक पेरिफेरल वैस्कुलर फूड कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज, कई बार डायबिटीज की वजह से वैस्कुलर डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है, वैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, कार्डियक डिजीजेस भी हो सकती है, फूड कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक फूड आपने देखा होगा बहुत बार हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें होती हैं। एडहेरेंस टू एबिलिटी टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड डाइटरी मैनेजमेंट प्लान, so patient has to follow prescribed dietary management plan, ठीक है।
पेशेंट को एक डाइटरी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना है। ये भी हमें देखना है कि पेशेंट फॉलो कर रहा है एक डाइटरी मैनेजमेंट प्लान या नहीं फॉलो कर रहा है। चाहे पेशेंट को हम कितनी भी मेडिकेशन दे दें, दे हैव टू फॉलो अ डाइटरी मैनेजमेंट प्लान। They have to reduce sugar in the diet. Adherence to prescribed exercise regimen. So we have to make the patient perform exercise daily. क्योंकि जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो एक एक्सेस प्रोटीन्स, एक्सेस फैट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब लॉस होता है बॉडी से। Adherence to ability to follow prescribed pharmacologic treatment. So patient has to follow prescribed pharmacologic treatment. जैसे कि इंसुलिन हो गया या ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें पेशेंट को लेना है। यूज ऑफ टबैको, अल्कोहल एंड प्रिस्क्राइब द ओवर काउंटर मेडिकेशंस and prescribed and over counter medications or drug. तो पेशेंट को टोबैको, अल्कोहल, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें रोकना है। लाइफस्टाइल, कल्चरल, साइकोसोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डायबिटीज ट्रीटमेंट। तो लाइफस्टाइल, कल्चर, साइकोसोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डायबिटीज ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट सही से लाइफस्टाइल नहीं अपना रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द डायबिटीज ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल नहीं अपना रहा है मतलब इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन हिज डाइट, इफ ही इज़ नॉट टेकिंग द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली, ठीक है, तो तब भी पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल पे इफेक्ट होगा। कल्चरल देयर आर मेनी कल्चरल इश्यूज जिसकी वजह से कई बार पेशेंट ये सोचता है कि अगर वो दवाई नहीं लेगा और वो भगवान भरोसे बैठा रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइकोसोशल means what many a times because of stress also the blood sugar level increases. If the patient is too much in stress and he remains in stress for a longer period of time, then even that can increase the blood sugar level. economic factors like इसमें बहुत ज़्यादा you need to spend on medications, you need to spend on insulin. तो इंसुलिन पे स्पेंड करना है, मेडिकेशंस पे स्पेंड करना है पेशेंट को। सो दिस कैन ऑल्सो, इफ द पेशेंट इज नॉट सो इकोनॉमिकली dependent or financially dependent, then economically or financially independent, then it can also affect the blood sugar level of the patient. Effects of diabetes or its complications on functional status. डायबिटीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे कि मूवमेंट में या देखने में, वो सारी चीज़ें भी हमें पता करनी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे, BMI, फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड विजुअल एक्यूटी। व्हाट इज फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन? आई आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना अभी। फंडस एग्जामिनेशन, ये हम आई का एग्जामिनेशन करते हैं जहां हम आँख के अंदर वाले हिस्से को देखते हैं। आँख का अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जहाँ नर्व्स होती हैं, उस हिस्से को हम एग्जामिन करते हैं। फूट एग्जामिनेशन, फूट में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फूट की जो पल्सेस होती हैं उनको चेक करना है। कौन कौन सी पल्स है फूट में, कौन कौन सी आर्टरीज है फूट में? मैम टीबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी और डोर्सल पेडिस। वेरी गुड।
वेरी गुड। ये 2 पल्सेस हमें चेक करनी है, कोई लीशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक करना है। स्किन एग्जामिनेशन में अगेन वी हैव टू चेक फॉर लीशंस, इंसुलिन इंजेक्शन साइट। बार बार इंसुलिन एक ही जगह पे लेने पर उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो रेड भी हो जाती है, कई बार वो एरिया ब्लूइश भी हो जाता है। सो वी नीड टू इंस्पेक्ट द इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स, और हमें इंसुलिन को चेंज करते रहना है, के साइट को, सॉरी, इंसुलिन के साइट को हमेशा चेंज करते रहना है। अगर आज हम राइट हैंड में लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे हम लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, ठीक है। फिर या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम डॉट बना लें, कि जैसे आज हमने यहाँ लगाया तो नेक्स्ट डे हम दूसरे डॉट पे लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डे तीसरे डॉट पे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे हाथ पे लगाएंगे, फिर दोनों हाथ हो गया तो हम पैरों पे भी लगा सकते हैं, फिर पैर हो गए दोनों तो हम पेट पे भी लगा सकते हैं। समझ आई बात? Vibratory and sensory examination using monofilament. तो वाइब्रेटरी एंड सेंसरी एग्जामिनेशन यूजिंग मोनोफिलामेंट मतलब सेंसरी एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, टच सेंसेस, जैसे कि टच करके हम पेशेंट को आंख बंद करने को बोलेंगे और हम वहाँ पे टच करेंगे, या हम पेन स्टिमुलाई देंगे, पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, या तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि टेम्परेचर, मतलब डिफरेंसेस इन टेम्परेचर बताएं। एक बार हम कोल्ड, एक कोई भी ग्लास ट्यूब लेके जिसमें कोल्ड वाटर हो उससे हम टच करें और पेशेंट को बोलें ये पानी कैसा था, गर्म था या ठंडा था, और फिर दूसरे टाइम में हम हॉट वाटर लेके पेशेंट को बोल सकते हैं टच करने के लिए। सो दिस इज सेंसरी एग्जामिनेशन। वाइब्रेटरी एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, वाइब्रेशन देकर कि पेशेंट को वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फिजिकल एग्जामिनेशन में। सो नाउ यू टेल मी व्हाट आर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। मैम परकसन हैमर से नी पे मतलब जॉइंट पे ऐसे मारते हैं तो रिफ्लेक्सेस आते हैं। बोलते क्या है उनसे? मैम इनके कौन से टाइप्स होते रिफ्लेक्स? हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं? यस मैम, मैम बाइसेप का होता है, बाइसेप टेंडन यस रिफ्लेक्स, मैम, ट्राइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप, वेरी गुड। बाइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप, ट्राइसेप, पटेलर, पटेलर, और मैम एकेलिस, एकेलिस एकिलीस, टेंडस रिफ्लेक्स। एकिलीस, ठीक है। तो ये सारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं। ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, हाउ आर यू गोइंग टू डू ओरल एग्जामिनेशन? आप पेशेंट को करने को के लिए कहेंगे और उनके सारे गम्स चेक करेंगे, टीथ चेक करेंगे, डेंटल हाइजीन देखेंगे, कोई लीजन तो नहीं है मुंह के अंदर वो चेक करेंगे, ओरल म्यूकोजा चेक करेंगे। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू ओरल एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करते हैं, HbA1c जैसे मैंने आपको बताया, लिपिड प्रोफाइल भी हम करते हैं। लिपिड अगर कितना हाई है तो देर आर चांसेस ऑफ, देर इज अ रिस्क ऑफ पेशेंट गेटिंग डायबिटीज मेलाइटिस। कितना हाई होता है लिपिड? मैम मोर देन 35 mg/dl। HDL है। लिपिड, लिपिड कितना हाई होगा? मैम 250। हाँ, 250 mg/dl। टेस्ट यस फॉर मैम। माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया। तो अगर ग्लूकोज की वजह से नेफ्रॉन्स खराब हो रहे हैं, so there will be escape of proteins from the body in urine.
प्रोटीन्स विल एस्केप फ्रॉम द बॉडी एंड दे विल बी प्रेजेंट इन यूरिन। तो ये हमें चेक करना है कि एल्बुमिन तो प्रेजेंट नहीं है यूरिन में। अगर यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नेफ्रॉन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और इसका मतलब ये भी होता है कि बॉडी से प्रोटीन निकल रहा है। ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल हम इसलिए चेक करेंगे कि अगर नेफ्रॉन सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं और पेशेंट को जो है किडनी प्रॉब्लम हो गई है, तो तब हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं। यूरिन एनालिसिस, हाउ मच इज द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल? नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रीनल सिस्टम तो पढ़ा होगा, रीनल फेलियर पढ़ा है? यस मैम। अगर पढ़ा है तो हाउ मच इज द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल? BSc second years, you should know this. Normal serum creatinine level is 0.9 to 1.3 mg per dl. ठीक है, 0.9 to 1.3 mg per dl. In males and in females it is 1.1 to 0.6 to 1.1 mg per dl is the serum creatinine level. याद रहेगा, अभी इसको याद कर लो, सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है? 0.9 और बता दीजिए। 0.9 से 1.3 mg per dl in males and 0.6 से 1.1 mg per dl in females. तो क्रिएटिनिन बॉडी में बहुत कम होना चाहिए। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है बॉडी में तो मतलब देयर इज some problem with the kidneys are not functioning properly. तो creatinine सबसे बड़ा measurement है to rule out that the patient is having kidney failure. यूरिन एनालिसिस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। और रेफरल्स के लिए हम भेज सकते हैं। रेफरल्स के लिए मतलब पेशेंट को अगर कोई रेफरेंस देना है, अगर पेशेंट का कोई और complications हो रही है because of diabetes, then we can send the patient for referrals. For example, ophthalmology. ophthalmology के लिए क्या होता है? ophthalmology का क्या मतलब होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है और कब भेजेंगे हम पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजी में? मैम स्टडी ऑफ आई। हाँ, और पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए क्यों भेजते हैं इस केस में? अगर विजन चेंजेस है, यस डायबिटीज मैम, क्योंकि मैम इसमें न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। रेटिनोपैथी इज अ कॉम्प्लिकेशन ma'am. ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, तो इसीलिए हम ऑप्थेल्मोलॉजी में भेजते हैं। पोडियाट्री मतलब क्या होता है? पोडियाट्री मैम ट्रीटमेंट ऑफ फुट। वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ फुट। डाइटिशियन डाइटरी चार्ट बनाने के लिए, डायबिटीज एजुकेटर, अदर्स इफ इंडिकेटेड। ओके, मैनेजमेंट
The therapeutic goal for diabetes mellitus is to achieve normal blood glucose level. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में कि हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि पेशेंट का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, यूग्लाइसीमिया, that is known as euglycemia, without hypoglycemia and without seriously disrupting the patient's usual lifestyle and activity. Lifestyle changes, weight control, dietary changes and exercise. So there will be weight control, dietary changes and exercise. ये सारी चीजें हम पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस में लाने के लिए बोलेंगे. गोल इम्प्रूविंग ब्लड ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल. तो हमें क्या करना है, पेशेंट का लिपिड लेवल सही करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल सही करना है, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी इन डे टू डे फूड इनटेक. और कंसिस्टेंसी का मतलब है एक सा ही फूड इनटेक रहे. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से पेशेंट जो है आज ज़्यादा मीठा खाने का दिल है तो मीठा खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी कंसिस्टेंसी. फैसिलिटेटिंग वेट मैनेजमेंट. और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट अपने वेट को कंट्रोल करे. इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट कंट्रोलिंग द वेट, देन द पेशेंट इज़ एट अ रिस्क ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ना डायबिटीज़ को हम पूरी तरीके से क्योर तो नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल इट. हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है तो तब भी हम कंट्रोल करके डायबिटीज़ मेलाइटिस ना हो इसकी कोशिश कर सकते हैं. और अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया है तो तब भी हम दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, ईटिंग हैबिट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना हो. समझ आई बात? यस मैम. Carbohydrates. So we need to give patient carbohydrates which are low in glycemic index. Glycemic index का मतलब है it is used to describe how much a given food increases the blood glucose level compared with equivalent amount of glucose. तो ग्लाइसेमिक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं वो वाले फूड होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, बहुत कमी से बढ़ाते हैं, ठीक है. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो चीज़ें आती हैं जैसे कि स्किम्ड मिल्क हो गया और ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस हो गया. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसमें, ठीक है. फिर प्रोटीन्स, नॉन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एग्जाम्पल लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स. तो अगर हम प्रोटीन दे भी रहे हैं तो वी विल मोस्टली गिव नॉन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन. फैट्स, less than 30% of total calories and limit the amount of saturated fats to 10% of total calories. तो पेशेंट का जो फैट है इट शुड बी लेस देन 30% ऑफ टोटल कैलोरीज. जितना भी उसका कैलोरी इनटेक है उससे 30% कम होना चाहिए फैट उसको बहुत कम लेना है पेशेंट को. एंड लिमिट द इनटेक ऑफ अल्कोहल का इनटेक भी बहुत कम लेना है. सी अल्कोहल से लिवर भी अफेक्टेड होता है प्लस पैंक्रियास भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो अल्कोहल का इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर देना है. So these are the food which are low in glycemic index. जिनका 55 से कम है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम है, जैसे कि राइस ब्रान सीरियल, स्पेगेटी, कॉर्न स्वीट,
वेजिटेबल्स में ब्रोकली, एस्पैरागस, सेलेरी, कुकुम्बर, लेट्यूस, पेपर्स, स्पिनिश, टमाटोस, चिकपीस, कुक्ड कैरेट, फ्रूट्स में ग्रेप फ्रूट, एप्पल, पीच, ऑरेंज, ग्रेप, बनाना, मैंगो, बनाना, सिर्फ बनाना भी इट हैज सम शुगर इन इट। मैंगो में तो बहुत होती है, मैंगो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। लो फैट योगर्ट, प्लेन योगर्ट, होल मिल्क, सोया मिल्क, फैट फ्री मिल्क, स्किम मिल्क, इनमें कम होता है। फ्रूट योगर्ट, प्रोटीन्स में पीनट्स, बीन्स, किडनी बीन्स, स्प्लिट पीस, लीमा बीन्स, चिकपीस, पिंटो बीन्स, बस इनमें कम होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो ब्रेड वगैरह होते हैं, वाइट ब्रेड, ये सब, इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है। वाइट राइस में भी 64 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो यू कैन इमेजिन कि जो डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो मील पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो वेट मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग इसीलिए वाइट ब्रेड नहीं खाते। वाइट राइस भी वो अवॉइड करते हैं। स्वीट पोटैटोज या फिर पोटैटोज वगैरह, ये सारी चीज़ें वो अवॉइड करते हैं। दे यूजुअली हैव होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड में भी कम ही होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 है, और वाइट ब्रेड में 100 है। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? Self-monitoring blood glucose, it helps patient and physicians assess the effect of food, medication, stress and activity on blood glucose level and make appropriate adjustment. तो जिन लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस है, उनके घर में देयर शुड बी ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज मीटर होना ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन चेक एटलीस्ट 3 times a day. ठीक है, दे कैन चेक देयर ब्लड शुगर लेवल एटलीस्ट 3 times a day. Initially, some patients require more frequent monitoring in both pre-parental and post-parental readings. और कुछ पेशेंट 3 times तो मिनिमम है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा भी मॉनिटर कर सकते हैं। These are the pharmacological treatments. These are the medications which we give to patients. ज़्यादातर हम बाइगोनाइट्स देते हैं पेशेंट को, मेटफॉर्मिन. Metformin is the most common drugs which we give to patients having diabetes mellitus. इसके अलावा हम पेशेंट को एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, टोलाजामाइड, टोलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड, क्लीमिपराइड, ये सारी मेडिकेशंस हम देते हैं। एकार्बोस, ये अलग अलग क्लास है ड्रग्स की। दीज आर डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियस, सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियस में क्या क्या एग्जाम्पल है वो आपको याद करना होगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का क्या एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लो। सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियस में 2 एग्जाम्पल आप याद कर लो। बाइगोनाइट्स में मेटफॉर्मिन होता है, अल्फा ग्यूनाइट्स इनहिबिटर्स में एकार्बोस, थाइजोलाइडिनोन्स में जो रोसिग्लिटाजोन है, ये आप याद कर लो। मेग्लिटिनाइट्स में रिपाग्लिनाइट याद कर लो। तो इनमें से हर एक क्लास में से इनका क्या फंक्शन है,
क्या एक्शन है और इनके अंदर कौन सी ड्रग आती है, एक एक ड्रग, दो दो ड्रग आप याद करो। इज दैट क्लियर? Yes, So ma'am. this will be the homework for today, and the time is over, so you can leave the class.